तो शाम के 7 बज चुके और वक्त हो चला है देश प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। देश प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज धनतेरस के साथ दीपावली की शुरुआत हो गई है। डीडी यूपी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों के सीजन में पीएम मोदी ने भी देश के 51,000 युवाओं को प्री दिवाली गिफ्ट दिया है। क्या है वो गिफ्ट, इस रिपोर्ट में है। तक 13 रोजगार मेलों में 8.50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुकी है। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022, 75,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। दूसरा रोजगार मेला 22 नवंबर 2022, 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। तीसरा रोजगार मेला 20 जनवरी 2023, 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। चौथा रोजगार मेला 13 अप्रैल 2023, 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। पांचवा रोजगार मेला 16 मई 2023, 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। छठा रोजगार मेला 13 जून 2023, 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। सातवां रोजगार मेला 20 जुलाई 2023, 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। आठवां रोजगार मेला 28 अगस्त 2023, 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। नौवां रोजगार मेला 26 सितंबर 2023, 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। 10वां रोजगार मेला 28 अक्टूबर 2023, 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। 11वां रोजगार मेला 30 नवंबर 2023, 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। 12वां रोजगार मेला 12 फरवरी 2024, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। 13वां रोजगार मेला 29 अक्टूबर 2024, 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। मोदी सरकार में रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। साल 2023 की बात करें तो मोदी सरकार ने लगभग हर महीने देश के हजारों युवाओं को रोजगार का उपहार दिया है। अब तक देश के लाखों युवाओं को इस रोजगार मेले का लाभ मिल चुका है। पीएम मोदी ने इन युवाओं के कंधों पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए पीएम मोदी ने युवाओं को ये भी याद दिलाया कि वो जनता के शासक नहीं बल्कि सेवक हैं। पीएम मोदी ने सभी युवाओं को गरीबों और पिछड़ों की सेवा करने की अपील की ताकि विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सके। तो पीएम मोदी ने देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, तो इसका लाभ यूपी के भी युवाओं को मिला है। यूपी में कई जगह आयोजित रोजगार मेले में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएम मोदी ने दीपावली से पहले जब देश के हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे तो उसका लाभ यूपी के भी युवाओं को मिला। यूपी के लखनऊ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए रोजगार मेले के आयोजन में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला वो खुशी से झूम उठे। कल आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और उनके द्वारा ही जो नियुक्ति पत्र दिए हैं करीब 51,000। ये मिशन जो हमारा रिक्रूटमेंट है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लीड किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकारें मिलकर
प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, नौकरियों के अवसर, आमदनी के जरिए, इसी की हमारी फोकस है। मेरा सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक CSA में हुआ है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये मेरी पहली जॉब है जो मैं क्लियर कर पाया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली उसका रिजल्ट मिला है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा रोजगार मिशन लागू किया है, जिसके तहत हमें आज नियुक्ति लेटर मिला है। धन्यवाद प्रधानमंत्री। गोरखपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में सांसद रविकिशन की मौजूदगी में 151 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो वहां के युवाओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। पारदर्शिता हमारी सरकार की सबसे बड़ी एक मंत्र था कि बिना खर्ची बिना पर्ची, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा था वो 100% बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। इन युवाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा FCI में असिस्टेंट ग्रेड 3 पर हुआ है सिलेक्शन। मुझे नियुक्ति कुरुक्षेत्र हरियाणा में मिली हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सारी प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में संपन्न कराई गई है और टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराया। धनतेरस के दिन मिले इस नियुक्ति पत्र से प्रदेश भर के युवाओं के चेहरे खिल गए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 200 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का उपहार मिला है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव की मौजूदगी में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही, बिना खर्ची और बिना पर्ची। बता नहीं सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्री कर कमलों द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र लेने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए एक धन के स्वरूप ही है और हमारा धनतेरस तो सबसे बेस्ट वाला धनतेरस है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए अभी जो मतलब फैसिलिटीज़ हो रही हैं, स्पेशली फॉर जॉब में जितने सारे रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवा में पद विस्तृत हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। पीएम मोदी द्वारा दिया नियुक्ति दीपावली से पहले युवाओं के लिए एक बड़ा उपहार है। तो एक तरफ जहां प्रदेश में आयोजित रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला, वहीं पीएम मोदी ने देश के लोगों को धनतेरस पर एक और बड़ा गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को आयुष्मान वया वंदना कार्ड भी सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए भारत अब एक सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। आयुष्मान भारत योजना का हुआ विस्तार। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीब के इलाज का खर्च उठाएगी। एक समय था जब इलाज में लोगों के घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है और ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो पीएम मोदी ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर सौगात दी है। अब स्वास्थ्य की सौगात दी है। अब यूपी की सियासत की खबरों की तरफ एक रुख कर लेते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत दिन
हर दिन गर्म होती जा रही है। सभी सीटों पर सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है। दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, उसी पर एक रिपोर्ट है। यूपी उपचुनाव की सियासी बिसात पर 2027 के टारगेट को साधने के लिए मोहरे हर तरफ से दागे जा रहे हैं। बीजेपी हो या सपा, दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ सीटों का विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन अपने दावे के कितने करीब है। लेकिन इसके लिए आपको इन सीटों की हालिया स्थिति भी जानना जरूरी है। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सीट पर सपा का कब्जा है, जबकि मीरापुर और मजवा सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा है। अभी इन सभी सीटों की जो हालिया स्थिति है वो किसी भी दल के दावों पर 100% मुहर तो नहीं लगाती है, लेकिन चुनाव में जनता किसके पक्ष में मुहर लगाएगी ये वर्तमान हालात पर निर्भर करता है। इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यूपी उपचुनाव की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक 10 सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में लड़ाई जोरदार दिख रही है। अब जनता का आशीर्वाद किस दल पर बरसेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 13 नवंबर को यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 20 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, तो जम्मू में नई सरकार के गठन के बाद से आतंकी हमलों से घाटी का पारा भी हाई हो चुका है। लोगों के अंदर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अब डर भी है और गुस्सा भी है। इस डर और गुस्से के बीच सेना के जवान लगातार आतंकियों के सफाये में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर को सेना की एम्बुलेंस पर गोलीबारी के जवाब में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे बाद मंगलवार को खत्म हुआ। एनकाउंटर में सेना के K9 स्क्वाड का डॉग फैंटम भी शहीद हो गया। आतंकवादियों के एनकाउंटर पर एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यही है कि अभी तक तीनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सर्च अभी चल रहा है। जैसे ही सर्च पूरा होता है तो फिर उसकी ब्रीफिंग आपको प्रॉपर अलग से स्टार्टिंग में कैसे देखिए, जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि टेररिस्ट जो है फलां लोकेशन पे है, इमीडिएटली क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर किया, तो ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट है। तो सारा इलाका जो है एकदम से गार्डन किया गया। आर्मी, पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ने आके यहाँ पे इस ऑपरेशन में पार्ट लिया। तो अभी फिलहाल ये है कि तीनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद जब सर्च होगा क्या क्या मिलता है, क्या सामान। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोई भी दहशतगर्द जिसके हाथों में हथियार है, भारत के नागरिकों पर हमला कर रहा है, वो बख्शा नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर हमारी वचनबद्धता और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां आतंकवाद के समूल नाश को करके दिखाया है। इस एनकाउंटर के बाद से आतंकियों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 10 दिन बाद 18 अक्टूबर से घाटी में आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद भी यही पैटर्न दिखा था। तब टारगेट जम्मू था। जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर से अब तक करीब 5 हमले हो चुके हैं। कब और कहां वो भी जान लीजिए। 18 अक्टूबर 2024 को शोपिया में हमला हुआ, 20 अक्टूबर को गांदरबल में, 24 अक्टूबर को ही बारामूला में, 25 अक्टूबर को त्राल में, 28 अक्टूबर को अखनूर में हमला। ज्यादातर हमलों में निशाने पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और गैर कश्मीरी रहे। हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई है।
और BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने सोना और चांदी व अन्य सामानों की खरीदारी करने वालों को नसीहत दी है कि ग्राहक पक्का बिल जरूर लें ताकि धोखाधड़ी होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि त्योहार का ये सीजन भी है और महीना भी चल रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। त्योहारों का सीजन है, बाजार सजे हुए हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस खरीदारी में ग्राहकों के साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसको लेकर BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने खरीदारों को नसीहत दी है। BIS ने ग्राहकों से सोच समझकर सोना और चांदी व अन्य सामानों की खरीदारी करने की अपील की है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं भारत सरकार की तरफ से उनको मैंडेटरी कैटेगरी में रखा गया है और उनके ऊपर ISI मार्क लगाना कंपलसरी है। ऐसे 700 प्रोडक्ट्स हैं। तो इन मैंडेटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका जो भी ISI मार्क लगा हो उसके नीचे एक लाइसेंस नंबर लिखा होता है। उस लाइसेंस नंबर को जरूर देखें कि वो लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर। सिर्फ ये नहीं लिखा है कि एज पर ISI मार्क या कैरीज ISI मार्क, इस तरह की कुछ चीज़ें वो लिखते हैं, उसको ना देखें। ISI मार्क होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग में 3 चिन्ह शामिल हैं। पहला BIS मानक चिन्ह, दूसरा कैरेट और शुद्धता में सोने की शुद्धता, तीसरा 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड है। BIS लखनऊ ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजिटलाइजेशन के इस दौर में उपभोक्ताओं के लिए BIS केयर ऐप लॉन्च किया है, जिसे ग्राहक अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप पर ग्राहक कोई भी ISI मार्क उत्पाद या हॉलमार्क उत्पाद खरीदते समय चेक कर सकता है कि उसके द्वारा खरीदा जाने वाला उत्पाद सही है या नहीं। ऐप है हमारा छोटा सा, जो आप 2 मिनट में प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। BIS केयर ऐप के नाम से है, CARE। इस ऐप पर आप लाइसेंस नंबर अगर डालेंगे तो आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट क्या है, जो वैरायटी आप खरीद रहे हैं वो वैरायटी उनके लाइसेंस में है या नहीं है, और लाइसेंस ऑपरेटिव है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप सामान खरीदें। आभूषणों में खासतौर पर छोटे आइटम व चांदी से बने छोटे आर्टिकल्स में धोखाधड़ी की संभावनाएं अधिक होती हैं। सुधीर बिश्नोई ने बताया कि ऐसे आइटम्स की खरीदारी पर ग्राहक पक्का बिल जरूर ले ताकि धोखाधड़ी होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लोग ज्वेलर के पास जाते हैं, भरोसे से खरीद लेते हैं सामान, एक कच्चे बिल के ऊपर खरीद लेते हैं, उसको पक्का बिल जरूर लें। एक बार आप पक्का बिल ले लेंगे तो फिर आप कंप्लेंट करेंगे तो उसके ऊपर चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो कार्रवाई अवश्य करेगा। तो चलिए भी वक्त हो, छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केरल से एक बड़ी खबर दिखाएंगे आपको। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और केरल में वार्षिक कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी से हुए हादसे में 160 लोग घायल हो गए और 8 की हालत बेहद गंभीर है। इस हादसे की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीर है केरल के कासरगोड के अंजू तांबलम वीराकावु मंदिर की, जहां कल रात करीब 12:30 बजे आतिशबाजी के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, अब जरा उसे भी देखिए।
देखा आपने कैसे कुछ ही सेकंड में इस हादसे ने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। घटना उस वक्त हुई जब मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम कार्यक्रम के दौरान करीब 1500 लोग जुटे थे। यहाँ आतिशबाजी की जा रही थी, जिससे उठी चिंगारी पटाखों के गोदाम तक पहुंची। इस गोदाम में 25,000 रुपए के पटाखे रखे थे और चिंगारी जाते ही आग लगी और फिर ब्लास्ट हो गया। हादसे को लेकर मंदिर कमेटी के 2 मेंबर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मंदिर कमेटी ने पटाखे जलाने और आतिशबाजी के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया था। घायलों को अलग अलग अस्पताल पहुंचाया गया। कासरगोड के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जाँच की जा रही है। और अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में कल 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए देश का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया के सभी चैनल और उनके संवाददाता इस वक्त अयोध्या में है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भले ही ये पहला दीपोत्सव है, लेकिन इसके पहले भी 7 संस्करण दीपोत्सव के हो चुके हैं। लेकिन इस पहले संस्करण को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखने के लिए तमाम सारे पत्रकारों का दल भी यहाँ पर आया हुआ है। उनकी अयोध्या के बारे में क्या अनुभूति है, वो क्या अयोध्या में देख पाए हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय टुटेजा। क्या अयोध्या में आकर के आपको लगा? अयोध्या मैं पहली बार आया हूँ और जो मैंने यहाँ पर देखा है, जो अयोध्या का डेवलपमेंट देख रहे हैं और जो पुरानी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, मतलब परमानेंटली जो एक उसको डेकोरेट किया गया है, वो सच में, और मुझे तो लगता है कि अयोध्या वाले बहुत खुशकिस्मत हैं कि अयोध्या दिनों दिन बदल रही है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हमें एक अनूठा अनुभव हो रहा है कि सच में कि एक मंदिर बन जाने से भगवान राम का पूरे इलाके में कितना बड़ा बदलाव हो गया। अयोध्या आकर के मुझे दिव्य अनुभूति हुई। इतने दिन से हम तो ये रामचंद्र जी का केस भी कवर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम जब दिल्ली से आए और आज हमने देखा तो मुझे बहुत हर्ष लगा कि यही हमारी अयोध्या थी और ये अब आज हमने वो अचीव कर लिया है। मुझे बहुत दिव्य अनुभव हुआ। संतोष जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये पूरा मीडिया कार्यक्रम जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमने अलग अलग मीडिया के एजेंसियों को एक साथ इकट्ठा करके अयोध्या का आज दौरा करा रहे हैं। और इसका मुख्य मकसद जो है, अयोध्या नगरी श्री राम लला का जो नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके अलावा दीपोत्सव, दिवाली के अवसर पे जो दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि रिकॉर्ड दियो का एक संगम होगा, उसके बारे में पत्रकार बंधुओं को अनुभव कराना है, उनको अवगत कराना है और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों को अनुभव कराना है कि इस सांस्कृतिक नगरी में कैसे विकास हो रहा है, कैसे नए मंदिर का निर्माण हो रहा है और कैसे दीपावली के पावन अवसर पे जो है इतना बड़ा एक दीपों का कार्यक्रम हो रहा है, जिसको कि देखने के लिए दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और देश के लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। धन्यवाद। तो कहीं न कहीं पत्र सूचना कार्यालय की भी मंशा है, सरकार की भी मंशा है कि अयोध्या का जो स्वरूप है, जो हमारी एक पौराणिक विरासत है, वो देश और दुनिया के सामने रखी जाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो चलिए, भी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिहार की खबर दिखाएंगे आपको। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम्
प्रकाशमान उत्सवम दीपोत्सवम सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल, बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार, प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। और बिहार के पटना में मेट्रो टनल निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिट्टी निकालने के दौरान निर्माण में लगी मशीन का ब्रेक फेल हो गया और मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास सोमवार की देर रात मेट्रो टनल निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है और 4 घायल हैं। सभी मजदूर ओडिशा के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बिहार के मंत्री और डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की जो टीम टेक्निकल देखती है उसको तुरंत जांच करके एक रिपोर्ट देने कहा है। साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे, उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है दिया जाएगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच भी चल रही है, जानकारी भी प्राप्त हम लोग कर रहे हैं और ये लापरवाही है या मशीनरी गड़बड़ी के कारण इस तरह की घटना से हम लोग कैसे सबक लें, आगे बेहतर सावधानी रखें और जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उनको उचित सहयोग और सहायता भी सरकार करेगी। इधर डीएमआरसी के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मशीन में यांत्रिक खराबी के कारण हादसा हो गया। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद मजदूरों में आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक ऑपरेटर और एक हेल्पर है। जानकारी के अनुसार मेट्रो के टनल का निर्माण चल रहा था। मिट्टी निकालने के दौरान निर्माण में लगी मशीन का ब्रेक फेल हो गया और अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे कार्य में लगे 7 मजदूर दब गए। हादसे में मौके पर एक की मौत हो गई, जिसके बाद से कार्यस्थल पर हड़कंप मच गया। जख्मी मजदूरों को एम्बुलेंस से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में दूसरे मजदूर की मौत हो गई। मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। अगले साल तक यह मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। गंगा पथ से अशोक पथ को जोड़ा जा रहा है। मौजूदा समय में पटना में 2 मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पटना के नए बस स्टैंड, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल को मेट्रो रूट से जोड़ा जा चुका है। सरकार पटना मेट्रो के विस्तार पर भी विचार कर रही है। इसके तहत पटना एयरपोर्ट और तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत शहर में कुल 24 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 12 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 12 भूमिगत होंगे। हालांकि इस हादसे के बाद से काम कुछ देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन घटना की जांच की जा रही है। तो चलिए कुछ खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गाजियाबाद में एम्स दिल्ली का सब सेंटर बनाया जाएगा। इससे मेरठ, हापुड़ और पास के जिलों को मिलेगा लाभ। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल बदमाश अंकित यादव गिरफ्तार। अंकित 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे प्रयागराज की चिपकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। हरदोई में सड़क दुर्घटना में 5 वर्षीय बेटी समेत माता पिता की मौत हो गई। रिश्तेदारी में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाइक से राभा गांव जा रहा था परिवार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों से टीचरों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। इसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। तो देश प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।